नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या किस तरह के सवालें हैं और क्या क्या फार्मूले लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना हुआ है। त्रिकोणमिति ये जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाले। त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिभुज को कहते हैं। सीधा सीधा अगर हम देखें तो त्रिकोण हम त्रिभुज को कहते हैं। तो त्रिकोण का मतलब हुआ त्रिभुज और मिति का मतलब हुआ मापन। तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज से संबंधित मापों का अध्ययन करते हैं तथा उससे संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, उसमें हमें उस ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ और बाकी दो साइड दी हुई है, किसी तीसरी साइड को निकालने के लिए कह रहा है। तो वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करके आता है, उसका प्रयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो तीसरी साइड उस एंगल के लिए कितनी होगी। जो एंगल दिया है उस एंगल के लिए उस तीसरी साइड का मान क्या होगा, वो हम त्रिकोणमिति की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इससे संबंधित जो समस्याएं उनको हल करने की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़मीन पे खड़ा है और उसके सामने कोई मीनार है। अब उस मीनार का जो तल है उससे उस व्यक्ति का डिस्टेंस हमें पता है कि कितनी दूरी पे वो मीनार के तल से व्यक्ति खड़ा है और वो इस तरह से मीनार की चोटी को देखता है। तो जब वो मीनार की चोटी को देख रहा होगा तो चोटी से उसकी आँख का कुछ एंगल बनेगा जिसको आप उन्नयन कोण कहते हैं। वो एंगल भी अगर आपको पता है तो हम ये पता कर सकते हैं त्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बिना उस मीनार पे चढ़े, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से नापे हम पता कर सकते हैं कि जिस बिंदु पर हम खड़े हैं उससे हमें अगर मीनार के तल से हमारी डिस्टेंस हमको पता है कि नहीं इतने मीटर दूरी पे हम मीनार के तल से खड़े हैं। और फिर मीनार की चोटी को देखने पे हमें पता है कि नहीं 30 डिग्री या 45 डिग्री जितनी भी डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमको पता है कि नहीं इतनी डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं यही ज़मीन पे ही खड़े खड़े ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ है एक ट्रायंगल, त्रिभुज, और मिति का मतलब है मापन। मतलब त्रिभुज से संबंधित मापों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में हम, और उससे संबंधित जो भी हमारी समस्याएं होंगी उनको हम हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज से संबंधित समस्याओं तथा त्रिभुज के कोणों भुजाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर समझना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अब देखते हैं जो त्रिकोणमिति में हम एक अगले कंसेप्ट का जो बहुत यूज होगा, जिसका यूज हम भुजाओं को ज्ञात करने में, जैसे हम त्रिभुज में दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी निकालने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो वो प्रमेय क्या है, उस प्रमेय को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए बनाई गई। जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर हमें उस त्रिभुज की दो भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं।
तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। इसमें ये प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ना। तो समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज पे लगने वाली एक प्रमेय है। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल मतलब समकोण, कोण बी क्या है, समकोण। अब इनमें जो तीन भुजाएं हमको ए बी, बी सी और ये ए सी, जो तीन भुजाएं हमको दिख रही हैं, इन तीन भुजाओं का नाम है, इन तीन भुजाओं का क्या नाम है ये हम देखेंगे। तो एंगल जो बी जो समकोण बन रहा है उसके जो जस्ट एकदम अपोजिट या कह लीजिए जो सामने एकदम भुजा है ना, जो समकोण के एकदम सीध में सामने जो भुजा आ रही है, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है या भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। और एक कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने आता है, जो एंगल वो जो भुजा आती है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया। अब जो दो एंगल बचे, एक एंगल ए बचा है, एक सी बचा है। तो अगर हम एंगल ए लेते हैं तो जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल के जो सामने आएगी, जैसे हमने एंगल ए और सी में से जो एंगल, मान लीजिए आपने एंगल ए लिया, तो ए के सामने जो साइड आएगी जस्ट सामने, उसको आप लंब बोलोगे, तो ये लंब हो गया। और जो बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एक हम ट्रायंगल इस तरह से बनाएं फिर से, ए बी सी, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब मान लीजिए मैंने एंगल ए वाला ले लिया, मैंने ये जो दो एंगल बचे हुए हैं 90 डिग्री को छोड़ के ए और सी, उसमें से मैंने सी वाले को अपना एंगल ले लिया। तो अगर मैं सी को एंगल लेता हूँ तो फिर सी के सामने ये साइड आएगी और अब ये लंब का काम करेगी। एंगल जब मैंने सी लिया तो लंब हमारा ये वाला हो जाएगा, नीचे वाली भुजा, और ये हो जाएगी बची हुई आधार हो जाएगी। तो एंगल चेंज होने पे समकोण जो होता है, समकोण के सामने 90 डिग्री होता है, लेकिन उसके बाद समकोण के अलावा जो त्रिभुज में दो कोण बचते हैं उसमें से आप कौन सा कोण ले रहे हो वो डिसाइड करता है कि कौन सा उसमें बची हुई दो भुजाओं में से कौन सी लंब होगी और कौन सी आधार। जैसे मैंने ए को लिया, जब मैंने ए को लिया तो बी सी बन गया लंब, और जब मैंने एंगल चेंज किया, एंगल सी को लिया, तो बी सी नहीं फिर ए बी हमारा लंब हो गया। कौन लंब हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, ये सिंपल सी एक प्रमेय है कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अगर आप कर्ण का वर्ग करते हैं तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगी। तो शेष दोनों भुजाएं मतलब लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। क्या है प्रमेय, कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो है बराबर होता है शेष दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, तीन फार्मूले बनाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए लंब और आधार पता है, आपको कर्ण पता करना है, तो डायरेक्ट हम ज़्यादा ये नहीं, इसको आप यूज करोगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में बदल लेते हैं। याद करना आसान एकदम। मान लीजिए आपको कर्ण निकालना है, अब बाकी दोनों पता है, तो आप एक कर्ली लगाएंगे, कर्ण निकालना है तो इसका उधर चला जाएगा, सीधे सीधे ये लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण निकालना तो ये आप यूज करोगे। इसी से आप एक और बना सकते हो कि आपको कर्ण नहीं, आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालते वक्त देखो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा थी, इसलिए यहाँ पर हमने लंब और आधार के वर्गों को जोड़ा है और फिर वर्गमूल निकाला। यहाँ पर क्या करोगे आप,
कर्ण के वर्ग में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, आपको लंब चाहिए तो कर्ण के वर्ग में से जो छोटी है, कर्ण का वर्ग कर लीजिए बड़ी भुजा का, और छोटी भुजा आधार है तो उसका वर्ग आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, और जो आंसर आ रहा है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है। और अगर आपको आधार निकालना है, आपको कर्ण और लंब पता है, आधार निकालना है, तो ऐसे कर्ली लगाएंगे, कर्ण का वर्ग लिख लेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग लिख लेंगे, उसमें से छोटी भुजा कौन सी, लंब जो पता है आपको उसको घटा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है हमारे इस तरह से, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए दिया है 3 और ए दिया है आपको 4। तो अब अगर आपको निकालना है यहाँ पर ए वाली भुजा, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ए सी। तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करना है, रूट लगाना है यहाँ पर। सबसे बड़ी भुजा मतलब एक कर्ण है। ठीक है। अब कुछ नहीं लिखा है, हम कोई एंगल नहीं रह रहे हैं, तो इसको आप लंब बोल सकते हो, इसको आप आधार बोल सकते हो, और इसको आप कर्ण बोल सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कर्ण पता करना है, कर्ण। तो कर्ण पता करना है तो फार्मूला आप लगाओगे क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। कर्ण मतलब AC है ना, कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पर आप करड़ी में आप लिख लोगे क्या, लंब क्या है, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब बताओ यहाँ पर BC कितना है, BC है 4, तो 4 का वर्ग प्लस AB कितना है, AB हमारा 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो AC आ गया हमारा रूट में 25। तो इसका मतलब AC बराबर क्या हो गया, 5। AC क्या हो गया हमारा, AC आ गया 5 आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया A B C। ठीक है। आपको ये दे दिया 13 और ये दे दिया आपको 12। आपसे पूछ रहा है कि ये भुजा क्या होगी, तो ये तो आधार है अपनी, तो आधार निकालना है, तो आधार। ठीक है। आधार निकालने के लिए आप रूट लगाओगे, सबसे बड़ी भुजा आपको पता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का वर्ग करके आप क्या कर लोगे, लंब के वर्ग को घटा दोगे। तो यहाँ पर फटाक दे करेंगे, 13 का वर्ग में से क्या कर लेंगे, 12 के वर्ग को घटा देंगे, 169 माइनस 144। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिखो तो 25 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। मतलब ये वाली जो साइड है AB ना, आधार क्या है, आधार हमारा AB है, तो AB कितना आ गया, 5 आ गया। हमें कर्ण पता था, कर्ण हमने कर्ण का वर्ग करके आधार के लंब के वर्ग को आप घटाओगे, आपको आधार मिल जाएगा। सेम एक और देख लेते हैं यहाँ पर, ये आप कर लीजिएगा अपने से। ठीक है। एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पर, A 24 है, A 25 है, तो आप ये वाला बताइए, A B C डायरेक्ट करके, इस फार्मूले का यूज करके ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लंब निकालना है, तो लंब आप निकालिए डायरेक्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय दोहरा लेते हैं एक बार, फटाक दें, आप भी दोहराइए साथ में। जो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पे लगने वाली एक प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या होता है कि 3 भुजाएं जो होती हैं, इसमें जो समकोण के सामने है, जो 90 डिग्री के सामने, वो तो कर्ण होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गई। अब जो 2 एंगल बच रहे हैं समकोण को छोड़ के, A और C, अब इसमें आप कौन सा एंगल ले रहे हो, उस हिसाब से हमारा लंब और आधार बनता है। अगर आप मान लीजिए एंगल ले रहे हो, तो A के सामने लंब हो जाएगा, बाकी बची आधार हो जाएगी। आप एंगल C ले रहे हो, तो C के सामने फिर ये नीचे वाली जो साइड है ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसका वर्ग करेंगे, तो बाकी 2 बची भुजाओं लंब और आधार के वर्गों का योगफल होती है ना। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, या ऐसे कर लीजिए, कर्ण का वर्ग जो है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहाँ से हमने जो फार्मूले बनाए डायरेक्ट यूज करने के लिए, वो क्या है कि अगर कर्ण निकालना है तो आप दोनों लंब और आधार के वर्गों को जोड़ के वर्गमूल निकाल लीजिए।
कर्ण के अलावा, देखिए कर्ण जब निकालना है तभी आप जोड़ोगे, कर्ण के अलावा अगर लंब या आधार निकालना है, लंब निकालना है तब भी आप कर्ण के वर्ग में से घटाओगे, और आधार निकालना है तब भी कर्ण के वर्ग में से आप घटाओगे। क्या घटाओगे? अगर लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाओगे, और अगर आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाओगे, और जो आ रहा है उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिया, जैसे ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बाद जो हमारा चैप्टर का मेन कंसेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम समझेंगे क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगला पॉइंट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें ए जो है समकोण मतलब राइट एंगल है 90 डिग्री। तो हमने बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने है वो होगी कर्ण, वो भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो हमारा कर्ण हो गया AC भुजा कर्ण होगी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें लंब और आधार डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हम कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम ये वाला एंगल इस समय लेते हैं थीटा। हम इस एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे। तो इसके सामने जिस एंगल को आप लेते हो उसके सामने की भुजा होती है लंब, मतलब ये होगी लंब। इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो बच गई शेष तीसरी भुजा उसको आप बोलते हो आधार, बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमने कोण थीटा लिया है, तो हम इस थीटा कोण के लिए जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका अनुपात बनाएंगे, और उन अनुपात को कुछ न कुछ नाम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लंब लिया, लंब, और इसके अनुपात में हम कर्ण की भुजा जो है कर्ण वाली वो ले लेते हैं। तो लंब बटा कर्ण, इस अनुपात को, इसमें हमने कौन सी भुजा ली? दो भुजा, इस त्रिभुज की दो भुजाएं हमने ले ली, लंब और कर्ण। इनका अनुपात हमने लिखा लंब बटा कर्ण। इसको कहा जाता है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। कोण थीटा का साइन करते हैं, मतलब साइन रहेगा तो साइन हमें ये बता रहा है कि इस कोण थीटा के लिए अगर थीटा के साथ साइन लिखा है तो हमें ये बताता है कि जो कोण थीटा है ये किन भुजाओं का अनुपात लिया जा रहा है थीटा कोण के लिए? लंब और कर्ण का। अगर साइन नहीं लिखा है कुछ और, जैसे यहाँ पर हमने दो भुजाएं ले ली, आधार, और इसका अनुपात हम कर्ण के साथ ले लेते हैं, कर्ण के साथ। तो इसको कौन सा, इस अनुपात को क्या नाम देते हैं हम? कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा बोलते हैं। मतलब कोण थीटा के लिए ना अगर आधार और कर्ण का अनुपात लिया गया है तो उसको कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा। अगर हमने लंब और कर्ण का लिया उसको साइन बोला, आधार और कर्ण का लिया तो हमने कोसाइन बोला। अगर हम लंब और आधार का ले लें ना, लंब और आधार का अनुपात ले लें, लंब और इसके अनुपात में हम ले लें आधार, तो जो लंब और आधार का अनुपात होगा इसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। मतलब कोण थीटा के लिए अगर हम त्रिभुज की लंब और आधार वाली भुजा मतलब लंब बटा आधार का अनुपात ले रहे हैं तो उसको टेंजेंट थीटा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम इन अनुपातों को पलट करके, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात हमने लिया तो लंब बटा कर्ण लिखा, इसको हम कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं, जस्ट उसका उल्टा, कर्ण बटा लंब, ये अनुपात भी बनाया जा सकता है। तो अगर ये अनुपात ले रहे हैं हम तो इसको हम बोलेंगे कोसाइन, कोसेकेंट, क्या बोलेंगे? कोसाइन नहीं, कोसेकेंट बोलेंगे, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अगर इस वाले में आधार और कर्ण का हमने अनुपात लिया, इसको उल्टा कर लेते हैं हम, कर्ण बटा आधार का अनुपात अगर इसको हम ले लें, कर्ण और आधार, कर्ण बटा आधार का अनुपात ले लें तो इसको बोलते हैं सेकेंट थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा। और वहीं पे अगर आधार
बटा लंब, ये वाला अनुपात ले लें, इसका उल्टा ना, तो इसको हम बोलेंगे कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है। अब जब हम देखते हैं त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें इतने बड़े बड़े नाम लिखे हुए नहीं मिलते हैं, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, ये सब नहीं लिखा होता है, सिंपल सा लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमको लिखने में सवालों को हल करने में ज़्यादा समस्या ना आए लिखने में, इसलिए हम इसको इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लिखते हैं साइन, यस आई आन, 3 वर्ड यहाँ 3 लेटर उठा लिया, साइन थीटा लिख देते हैं इसको। मतलब साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। यहाँ से हमने 3 लिए तो COS कॉस हो गया, कॉस थीटा। यहाँ से 3 लिए तो हो गया टैन थीटा। यहाँ से आपने, अब यहाँ से अगर हम 3 लेते हैं तो COS क्या हो जाएगा, COS कॉस बन जाएगा। तो सेम हो जाएंगे दोनों, इसलिए इसमें हम 2 यहाँ तक हम ले लेते हैं, कोसेक इसे लिख लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कोसेक। और इसमें अगर हमने 3 लिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉट थीटा। ते हमारे अनुपात हैं। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, साइन हमें बताता है कि हमने त्रिभुज की कौन भुजाओं का अनुपात लिया है, लंब और कर्ण। कॉस हमें क्या बताता है, आधार और कर्ण का अनुपात हम ले रहे हैं। टैन है तो लंब और आधार का अनुपात लिया जाएगा। और जस्ट इनका उल्टा इधर है, जैसे लंब बटा कर्ण साइन थीटा है तो कर्ण बटा लंब क्या है, कोसेक थीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं क्या, कि कोसेक जो है, ये जो कोसेक थीटा आपको दिख रहा है, कोसेक थीटा, ठीक है, ये किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा के साइन थीटा। सेम उल्टा भी बोल सकते हो आप, एक दूसरे के उल्टे हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि साइन थीटा जो होगा 1 बटा के कोसेक थीटा होगा, एक ही बात है। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दोनों रेशियो या दोनों अनुपात, साइन और कोसेक के जो अनुपात हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि कोसेक थीटा को 1 साइन लिख दिया और साइन थीटा को 1 कोसेक लिख सकते हो आप। ये हो गया हमारा। अच्छा, फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉस और सेक वाला। देखिए कॉस में क्या आधार बटा का कर्ण लिया जा रहा है और सेक में कर्ण बटा आधार लिया जा रहा है, दोनों एकदम अपोजिट है, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि जो सेक थीटा होगा वो 1 बटा के कॉस थीटा के बराबर होगा, और कॉस थीटा हम कह सकते हैं 1 बटा के सेक थीटा के बराबर, ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। टैन क्या है, लंब बटा आधार है, और कॉट क्या, आधार बटा लंब है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि जो कॉट थीटा है वह 1 बटा के टैन थीटा है, या फिर कह सकते हैं कि टैन थीटा जो होगा वो 1 बटा के कॉट थीटा होगा। ठीक है। फिर एक अनुपात और हम बना सकते हैं, जैसे में हम जानते हैं क्या, कि अगर टैन थीटा को अगर आप लें, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, और ये सारी चीज़ें। आप एक फार्मूला या एक रिलेशन आप और बना सकते हो। जैसे हमारे पास टैन थीटा है, तो टैन थीटा को हम लिखते हैं लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे लंब में भी हम डिवाइड कर लेते हैं कर्ण का, और आधार में भी आप डिवाइड कर लेते हैं किसका, कर्ण का। सेम चीज़ से हम अंश और हर में भाग दे रहे हैं, अंश में भी हमने कर्ण का भाग दे दिया, और हर आधार है उसमें भी हमने कर्ण का भाग दे दिया। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे, ये जो बटा है इसके ऊपर क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है, लंब बटा कर साइन थीटा है। इसका मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। अच्छा, अब इस पे आप देखोगे बटे में जो आ रहा है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण है, नीचे इस बटे के आधार बटा कर्ण बनना है। आधार बटा कर्ण क्या है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा है, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि टैन थीटा जो है इसको आप क्या कह सकते हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कह सकते हो, इस तरह से। सेम अगर देखें, हमारे पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा के
क्या होता है, लंब। यहाँ भाग दीजिए आधार बटा के कर्ण में, कर्ण से हमने ऊपर भाग दिया आधार में, लंब में भी हमने क्या कर दिया, कर्ण से भाग दे दिया। तो ये आधार बटा कर्ण जो होगा ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये जो लंब बटा ना, इस बटे के नीचे जो लंब बटा कर्ण लिखा है ये साइन थीटा बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा बटा के क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। एक ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरह से हमने क्या देखा, जो साइन थीटा है वो लंब बटा कर्ण है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, टेन थीटा लंब बटा आधार है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ आप भी बोलेंगे और उसको दोहराते रहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज हमने लिया, जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ले लिया। अब इस समकोण त्रिभुज में ये बी एंगल जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने एक कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और ये जो इसमें से ये वाला ए जो एंगल है इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो थीटा जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने लंब मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो बीसी साइड है परपेंडिकुलर हो गई, जो बच गया वो आधार हो गया। तो ये एसी कर्ण हो गया, बीसी लंब हो गया, और ये जो है आपका ए बी ए आधार हो गया। हमने सबसे पहले लंब बटा कर्ण लिया, अनुपात है ना, ये अनुपात है तो हम दो दो भुजाओं का अनुपात लेंगे थीटा कोण के लिए। तो इस थीटा के लिए मैंने पहले लंब और कर्ण का अनुपात लिखा। अभी जो लंब और कर्ण का अनुपात है इसको हमने एक नाम दिया साइन थीटा, साइन थीटा शॉर्टकट में SIN थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। फिर हमने क्या किया कि इसी थीटा कोण के लिए आधार और कर्ण का अनुपात लिखा, आधार बटे में कर्ण लिखा। तो आधार और कर्ण का अनुपात जो है उसको हमने कहा कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा शॉर्टकट में आप इसको कॉस थीटा बोलोगे। फिर हमने क्या किया, इस थीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात लिया, लंब और किसका, आधार का। तो लंब और आधार के अनुपात को हमने टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट थीटा शॉर्टकट में टेन थीटा बोलेंगे इसको। फिर हमने इन्हीं अनुपातों को पलट दिया, मतलब अपोजिट कर दिया। तो लंब बटा कर्ण था, कर्ण बटा लंब लिखा इसको, कर्ण बटा लंब जो आया ये अनुपात, इस अनुपात को हम कहते हैं कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा शॉर्टकट में कोसेक थीटा बोलेंगे। कर्ण बटा लंब क्या है, कोसेक थीटा। फिर इस वाले को कॉस वाले अनुपात को पलटा, आधार बटे कर्ण था, कर्ण बटा आधार लिखा, सेक थीटा, सेकेंड थीटा होता है इसको शॉर्टकट में सेक थीटा बोलते हैं। सेम लंब बटे आधार था, इसको टेन थीटा बोल रहे थे, इसको हमने पलट दिया, आधार बटा लंब लिख दिया, इसको हम बोलते हैं को टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब कॉट थीटा। तो हमारे पास क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आया। फिर हमने आपको कहा कि इस साइन का उल्टा है ये वाला, साइन का अपोजिट है कोसेक, तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा साइन थीटा। अब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो आप साइन को भी लिख सकते हो एक बट्टा कोसेक थीटा। सेम चीज इसका अपोजिट जो है ये वाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा, और उल्टा भी कर सकते हो आप, कॉस थीटा को एक बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर इस ये दोनों आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के, टेन और कॉट, तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा और टेन थीटा को 1/cot थीटा लिखा जा सकता है। फिर हमने देखा कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब में भी मैंने कर्ण से भाग दिया, आधार में भी मैंने कर्ण से भाग दिया। तो ऊपर इस बटे के ऊपर जो अंश था वो हो गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा। और जो नीचे रेशियो बन रहा है वो आधार बटा कर्ण का बन रहा है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा जो है हमारा वो हो सकता है, उसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी कह सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेम कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या हमारा, आधार बटा लंब, मैंने आधार में भी कर्ण से भाग दिया और लंब में भी मैंने कर्ण से भाग दिया, तो आधार बटा कर्ण जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, और लंब बटा कर्ण जो होगा वो साइन थीटा। तो मतलब कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास।
अब इतना हम इसको जो है कि अब याद करने में दिक्कत ना हो तो उसके लिए ट्रिक है, उसका यूज किया जा सकता है। जैसे में एक ट्रिक होती है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, यल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं लंब बटा कर्ण। पहला रेशियो आ रहा है हमारा लंब बटा कर्ण। तो ये जो लंब बटा कर्ण है इसको हम बोलते हैं ऐसे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, इसको साइन थीटा बोलते हैं। लंब बटा कर्ण क्या है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। उसके बाद अगला देखेंगे अब आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या है, कॉस थीटा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा है। और फिर लंब बटा आधार क्या है, ये टेन थीटा है। तो इसको हम बोल सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं ऐसे, यहाँ मतलब आधार बटा के लंब लिखें, क्या लिखें, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब तो ये कॉट थीटा होगा, और कर्ण बटा आधार लिखें तो सेक थीटा होगा, और कर्ण बटा लंब होगा तो ये कोसेक थीटा होगा। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। मतलब अगर नहीं ध्यान में आ रहा है कि कॉस थीटा क्या होता है या फिर कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। ठीक है, साइन के नीचे कोसेक वाला, कॉस के नीचे सेक वाला, टेन के नीचे कॉट वाला। उल्टा है ना, अपोजिट। जो अपोजिट होगा उसके नीचे उसका अपोजिट वाला रहेगा। साइन, साइन के नीचे कोसेक, उसका अपोजिट हो रहेगा। तो साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटा लंब होगा। कॉस और सेक उल्टे होते हैं, तो कॉस अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक कर्ण बटा आधार होगा, और टेन कॉट उल्टे होते हैं तो टेन लंब बटा आधार है तो कॉट आधार बटा लंब होगा। इसका यूज किया जा सकता है इस तरह से। ते हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। चलिए अब इस चैप्टर के हम कुछ सवाल लगाएंगे जो हमने नोट किया। यहाँ पर कुछ सवाल है, लगभग 24-25 सवाल हैं। इनमें से कुछ सवाल हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, और कुछ जो इसमें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो इसको आप लगाएंगे, खुद सवालों को लगाएंगे। ठीक है, हर टाइप की सवाल इसमें है, जितना हमने अभी तक सीखा है उसके आधार पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो सवाल हैं उनको देखें। जैसे पहली सवाल हमको क्या दी हुई है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, त्रिकोणमिति पे आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें सारी चीज़ें हमको दी हैं, बस अनुपात लिखना है। क्या है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज हमको दिया है ABC, जिसमें कोण ए जो है समकोण है। ये हमें ध्यान देना है कि कौन से एंगल को, जो ट्राइंगल ABC दे रहा है उसमें वो किस एंगल को समकोण कह रहा है, राइट एंगल कह रहा है। क्योंकि समकोण से ही डिसाइड होगा कि कौन सी भुजा कर्ण है, और बाकी सारी भुजाएं आप डिसाइड करोगे और किस भुजा के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बोल रहा है कि कोण ए जो है वो समकोण है, तो हम जो ट्राइंगल बनाएंगे उसमें कोण ए को समकोण लेंगे। फिर कह रहा है कि AB 12 है, और जो AC है वो 5 है, और BC भुजा जो 13 है। AB 12, AC 5 और BC कितना है, 13 हो तो कोण B के लिए निकालना है। कोण A तो समकोण हो गया 90 डिग्री। बचे जो दो कोण हैं उन्हीं के लिए हम अनुपात निकालते हैं। कौन कौन से दो कोण, तो अगर A 90 है तो B और C ये दोनों एंगल बच गए। तो कह रहा है कि B और C में जो एंगल B वाला है, B वाले एंगल के लिए आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम दिया है, हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। इसने क्या कहा है, एंगल A समकोण है। तो सबसे पहले समकोण वाले को आप लिख लीजिए, यहाँ पर एंगल A समकोण है। फिर बचा B और C, तो B के लिए आपको निकालना है, B के लिए अनुपात निकालना है, तो B को यहाँ लिख लीजिए और C को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। अब इसमें मुझे इस एंगल B के लिए हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है,
तो ए भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये भुजा जो BC है, एक कर्ण जो है कितना दिया है 13, BC कितना दिया हमको 13 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 13। ठीक है, फिर जो AC है, अब इस एंगल के लिए आप निकालना चाहते हैं, एंगल B के लिए अनुपात निकालना चाहते हैं, तो एंगल B के जो सामने होगी वो हो जाएगी लंब। ठीक है, तो जो हमारा AC है वो क्या हो गया लंब, और AC कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5। और जो बच गया वो आधार होगा, तो ये हमारा आधार है, और ये कितना है 12, तो इसको हम लिख लेंगे ये 12। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें अब हमको पता है। अब हमें अनुपात लिखना है, तो सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एंगल हमारा B है तो हम लिखेंगे साइन B। क्या लिखेंगे B। हमें B के लिए निकालना है तो हम साइन B, कॉस B, टेन B, कॉट B ऐसे लिखेंगे। साइन B क्या होता है भैया, तो हम जानते हैं ये लंब बटा के क्या होता है कर्ण। अब लंब कितना है, कौन सी भुजा है आपकी BC, और कर्ण की कौन सी भुजा है, सॉरी लंब है AC और ये हो गया BC। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से जो सिंपल लिखते हैं इसको हटाओ, यहाँ लंब और कर्ण लिखते हैं ना, लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 5/13। फिर सॉरी थीटा कह रहे हैं, कॉस साइन B, कॉस B कितना होगा, तो कॉस B हो जाता है हम जानते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितने हैं 12, कर्ण कितना है 13। कॉस B के बाद बारी आएगी किसकी, टेन B की, तो टेन होता है हमारा जो कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5/12। अब हमने आपको बताया था कि जो साइन B है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं कॉसेक B तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/12, पलट दीजिए बस साइन वाले को 13/12। नहीं तो फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण हमारा 13 है और लंब जो है वो 5 है, तो कॉसेक B आ जाएगा 13/5। कॉसेक के बाद मान लीजिए आप सेक B लिखना चाहते हैं, तो सेक होगा हमारा क्या कर्ण बटा के आधार। अब कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो कर्ण की जगह 13, आधार की जगह 12 लिख दिया। कॉट B आप निकालना चाहते हैं ना, तो कॉट B हो जाएगा आधार अब बटा के आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना है भाई 12, लंब कितना है 5। तो हमारे B, एंगल B के लिए यहाँ थीटा लिखा गया है ना, साइन B, कॉस B, टेन B, कॉसेक B, सेक B, कॉट B सब हमने निकाल लिया। एंगल B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे निकल गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और इसी में समझ लेते हैं। ये कर्ण था और ये लंब था, अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना करके यहाँ पर सवाल को समझिएगा, इसमें हमसे कहता है कि नहीं ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें C के लिए A यहाँ है, A और ये B है और ये C है, तो आपको कह देता है कि नहीं हमें सारे एंगल जो है अनुपात जो है, सारे अनुपात हमें एंगल C के लिए निकाल के दिखाइए, B के लिए नहीं निकालना। तो उस केस में A तो हो जाता हमारा कर्ण जो कि हमको दिया है कितना 13 ना, BC 13 दिया है, और AC जो है 5 दिया है तो 5 ही रहेगा, और ये जो AB जो है ये कितना है 12 है। तो हमने लिख लिया, BC हमको 5 दिया 13 दिया था 13 लिखा, AC हमको 5 दिया था 5 लिखा, AB हमको 12 दिया था 12 लिखा। लेकिन अब हमें B के लिए नहीं, मान लीजिए हम C के लिए निकालना चाहते, सारे अनुपात हमें C के लिए चाहिए, किस एंगल के लिए चाहिए C, तो हमारा लंब और कर्ण जो है वो चेंज हो लंब और आधार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कर्ण तो वही रहेगा 13 ही, लेकिन अब C के सामने 12 आ रहा है, तो 12 हमारा अब लंब बन जाएगा, और एक कर्ण क्या बन जाए आधार कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा।
तो आप जब आप निकालोगे क्या साइन सी ना, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना दिख रहा है आपको, साइन होता है लंब बटा कर्ण ना, तो लंब कितना दिख रहा है 12 और कर्ण कितना दिख रहा है 13। ठीक है, कॉस सी जब निकालना होता तो आधार बटा कर्ण लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भैया 5 है अब, और कर्ण कितना है 13। फिर tan सी अगर लिखना होता तो हम लिखते हैं लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार लिखते आप। लंब हमारा जो है कि वो 12 है, आधार जो है 5 है, 12 बटा 5 हो जाता है इस तरह से। इसी तरह से जब हम लिखते हैं क्या कॉट लिख लेते हैं ना, कॉट सी लिखते हैं तो हो जाता आधार बटा के क्या लंब, और आधार आप देख रहे होगे 5 है और लंब कितना है 12 है, मतलब इन सब के आप अपोजिट बनेंगे। ऐसे ही अगर आप सेक सी लिखते तो हो जाता कर्ण बटा के आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 13, आधार जो है वो क्या है 5 है। चीज़ें बदल जाएंगी एंगल बदलने पे, लंब और आधार बदलेंगे इसलिए वैल्यू भी सबकी बदल जाएगी दूसरे एंगल के लिए। बी के लिए सब आ रही है तो सी के लिए दूसरा कुछ आएगा। यहाँ पर कोसेक सी आप लिखोगे तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण है हमारा कितना 13, लंब कितना है 12। तो हमको ध्यान देना है कि किस एंगल के लिए हमसे वैल्यू अनुपात जो है पूछ रहा है। बी के लिए अगर पूछ रहा है तो फिर उसके हिसाब से लंब और आधार कुछ और होगा, और अगर उसको छोड़ के दूसरे एंगल के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए लंब और आधार फिर दूसरे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वैल्यू भी सब चेंज हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों का, कि पहले कि समकोण एंगल कौन सा है, समकोण 90 डिग्री किसको कह रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल के सामने की साइड ही हमको बताएगी कि कर्ण कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाते वक्त सबसे पहले हमको 90 डिग्री वाले एंगल को चूज करना है कि वो कौन सा है, ए बी सी में से किसको समकोण कह रहा है। ठीक है, दूसरा फिर आपको ये देखना है कि आपको अनुपात किसके लिए ज्ञात करना है, किस कोण का अनुपात ज्ञात करना है आपको, अनुपात चाहिए वो देखना है कि किस कोण के लिए अनुपात निकालने को है, बी के लिए निकालना है कि सी के लिए निकालना। फिर जब आपको पता चल जाएगा किस कोण के लिए अनुपात निकालना है तो फिर तीसरा ना, जिस कोण के लिए आपको अनुपात निकालना है वो कोण फिर बताएगा आपको कि उस कोण के हिसाब से लंब और आधार आप पता करेंगे ना। ये चीज़ आपको पहले दो मेन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर वही होगा जैसे इसमें गलती क्या हो सकती थी, गलती ये हो सकती थी कि हम जब भी ट्रायंगल बनाते थे यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी लिख देते हैं फटाक, और फिर सब हो जाता। ये बी को आप जब 90 डिग्री लेते तो ये आपको कर्ण दिखता, और कर्ण उस टाइम पे आपका AC कितना हो जाता AC, इसको आप 5 लिख देते, इसको 5 लिखते हैं सब बेकार हो जाता। सबसे पहले चीज जब भी हम अनुपात लिख रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना है, ट्रायंगल बना के पहले सबसे ये देखना है कि जो ट्रायंगल दिया हो उसमें किसको 90 डिग्री कह रहा है, उस 90 के सामने वो कर्ण हो जाएगी। बाकी फिर आपको ये डिसाइड करना है कि जो दो एंगल बच रहे हैं उसमें से अनुपात हमें किस एंगल के लिए पूछ रहा है, बी के लिए सी के लिए ना, जिसके लिए भी पूछ रहा वो आपको बनाना है। फिर उसके हिसाब से जिस एंगल के लिए पूछ रहा है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। जैसे यहाँ बी के लिए तो ये लंब था, सी के लिए तो ये लंब था। अब आपसे अगर इसमें तो हमको सारी भुजाएं दी थी, कौन सा एंगल समकोण है ना, और किस एंगल के लिए आपको अनुपात निकालना, ये सब बता दिया था। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से किसी एक अनुपात की वैल्यू आपको दे देगी। जैसे आपको दे देगा साइन है, tan है, कोई एक दे देगा, और एक देने के बाद आपसे फिर बाकी बचे 5 पूछेगा। तो ऐसे सवाल को कैसे आप लगाओगे वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमको क्या किया, इस सवाल में, पिछले सवाल में हमको तीनों भुजाएं पता थी, हमें किस एंगल की निकालना था वो पता था, सब पता था, और हमने बस अनुपात वहाँ निकाल लिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हमको 6 में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, जिसको कह रहा है कि वो साइन ए 3/5 है, मतलब साइन वाला अनुपात दिया है। ए एंगल के लिए साइन का अनुपात दिया है 3/5। आपसे फिर पूछ रहा है कि कॉस का बताओ और टैन का बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या, दिया है क्या ना, कि साइन ए बराबर 3/5 है ना। अगर साइन ए 3/5 है, अर्थात समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज। साइन में क्या आता है, साइन में आता है जो ऊपर लिखा होता है वो लंब होता है, नीचे जो लिखा होता है कर्ण होता है। इसका मतलब अगर साइन ए दिया है तो साइन ए में लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, ठीक है। तो ही हम लिखेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज का लंब 5 नहीं 3 व जो कर्ण है, कर्ण 5 है ना। लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5 है। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इस तरह से ABC, ठीक है। अब यही हमको ए एंगल दिया है, ए एंगल के लिए बात कर रहा था, हमने ए एंगल ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये तो कर्ण होगा ही, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कितना है, 5। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया हमारा 5। अब हमें 2 भुजा पता चल गई। अब हमें अगर चाहिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस तो आधार बटा कर्ण होता है, हमें आधार पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें आधार पता नहीं है, हमें बस लंब और कर्ण पता है। तो आधार निकालने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस। कंसेप्ट में आपको सारी थ्योरम बताएगी। हमने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 भुजा समकोण त्रिभुज है, उसमें 2 भुजा दी है, एक नहीं दी हुई है, तो वहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे हमें आधार चाहिए, तो आधार बराबर आप क्या लिखोगे, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या करता है, अब अभी तो हम इस तरह से इसको बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी किताब में एक काम किया उसने कि जब अनुपात दिया है तो उसमें उसने अनुपात के साथ एक कांस्टेंट के ले लिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन ए 3 लंब है और 5 कर्ण है, तो इसको ना 3 के और 5 के आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको 3 के ले लेंगे, इसको 5 के। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे, आधार निकालना है, तो हमने बताया था कि कर्ण का वर्ग माइनस, आधार निकालना है तो लंब के वर्ग को माइनस कर लीजिए। अब हमें पता है कर्ण कितना है भाई, कर्ण है हमारे पास 5, मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो k का स्क्वायर बाहर, यहाँ पर चलिए करते हैं इसको, 5 का 25 हो जाएगा वर्ग, स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा, 16k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्गमूल, मतलब आधार कितना निकल के आ गया हमारा, आधार निकल के आ गया 16 का वर्गमूल 4 और k स्क्वायर का वर्गमूल k, मतलब आधार आएगा कितना, 4k, आधार हो जाएगा 4k। तो लंब है 3k, ये है कर्ण 5k, आधार आ गया हमारा कितना, 4k, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कॉस ए ना। कॉस क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है भाई साहब, 4k, कर्ण कितना है, 5k, k से k खत्म, तो कॉस ए कितना आ गया हमारा, 4/5। कॉस ए कितना आ गया, 4/5। अगर हमें निकालना है अगला क्या, टैन ए, तो टैन तो होता है
लंब बटा के आधार, ठीक है। लंब कितना है 3k और आधार कितना है, आधार कितना है 4k। k से k खत्म, tan a की वैल्यू क्या आ गई 3/4, ठीक है। लाइन गायब हो चुकी है, लाइट कट चुकी है, अंधेरे में पड़ रहे हैं हम लोग। tan a बराबर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको पूछ दिया कि नहीं भाई बाकी पांचों निकाल के बता दो ना, हमें सब बस कहा था कि नहीं आप cos और tan का बताइए। बाई चांस मान लीजिए पांचों पूछ रहा है आपसे, तो cot a को क्या लिखोगे आधार बटा के क्या लिख दोगे लंब। अब बताइए आधार क्या है भाई साहब 4k, लंब कितना है भाई 3k, k से k खत्म, cot a कितना आ गया 4/3, ठीक है। सेक पूछ दिया कि नहीं, सेक भी बता ही दो, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा के क्या आधार, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण बटा आधार होगा, तो यहाँ से कर्ण कितना है 5k है, ठीक है, और आधार कितना है 4k, k से k खत्म, से k कितना हो जाएगा 5/4। चलो एक छोड़ने से क्या मतलब है, कौशिक बेचारा अकेले, इसको भी लपेट देते हैं इसमें ना। तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, कर्ण कितना है 5k और लंब कितना है, लंब भाई साहब 3k, तो कौशिक ए जो है वो 5/3 हो गया, ठीक है। तो ये सारे अनुपात हमने निकाल लिए। इसमें हमें क्या देना है, देखो इसमें जो हमें अगली सवाल हमने जो ली थी दूसरा, पहले टाइप में तो तीनों भुजाएं दी थी कि सिंगल के लिए निकालना, वो भी दिया था। इस वाले में क्या समस्या है भाई, इस वाले में समस्या है कि आपको कोई भुजा उजा नहीं दी है, न तो कोई ट्राइंगल दिया है, सीधे कह रहा है कि एक हमारे पास अनुपात है साइन ए, वो 3/5 है, साइन का मान 3/5 है। बताओ फिर कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, कॉट सेक, जो भी पूछ रहा है तुमसे। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है साइन ए 3/5, इसका मतलब साइन है तो ऊपर वाला तो लंब होगा, नीचे वाला कर्ण होगा। तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से है, तो उसमें लंब कितना है, समकोण त्रिभुज का लंब कितना दे रहा है वो 3k, कर्ण कितना दे रहा है भाई साहब 5k, के मान लेंगे क्योंकि अनुपात है ना, तो यहाँ पर 3k और 5k ले लेंगे। अनुपात में चीज़ें होती हैं तो उसमें एक कांस्टेंट हम लेकर चलते हैं के। फिर हम पाइथागोरस यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कंसेप्ट, जब हमने पीछे ही पढ़ा रखा है कि दो भुजाएं ज्ञात हो समकोण की, एक न पता हो, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस लगा देते फटाक दे। कैसे लगाते हैं वो भी सीखा कि अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण लगाइए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है उसका वर्ग करके, लंब हमको पता होगा उसके वर्ग को घटा दीजिए। तो कर्ण हमारा 5k था, 5k का स्क्वायर कर दिया, माइनस लंब हमारा 3k था तो 3k का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया उसमें से, 5k का 25k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9k स्क्वायर, 25 में से 9 थे, 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जब घटेगा तो 16 k स्क्वायर बचेगा। तो 16k स्क्वायर का वर्गमूल 16 का हो जाएगा 4k स्क्वायर का हो जाएगा k, तो आधार आ गया 4k। अब फटाफट से सारी चीज़ें, जैसे कॉस आपको चाहिए, आपको सब पता चल गया, लंब आधार कर्ण सब पता है, कॉस है चाहिए, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है 4k, कर्ण है 5k, 4k/5 फटाक दे, tan निकालना, लंब बटा आधार 3k/4 हो जाएगा, सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो दूसरा टाइप हो गया। चलिए आप तीसरे टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B समकोण है और साइन A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, साइन A की वैल्यू 12/13 दी है। आपसे कह रहा है कि एंगल C के लिए आप क्या करिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमको क्या दी गई चीज़ें हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है
तथा इसमें जो है कोण ए के लिए मतलब साइन ए की वैल्यू 12/13 है। अर्थात ना त्रिभुज ABC जो होगा उसमें उसका लंब जो होगा ना, अर्थात कोण ए के लिए लंब जो है वो आप कितना ले लोगे बच्चा, 12K। कितना लिया जाएगा, 12K। वह जो कर्ण होगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 13K होगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। कौन सा कोण समकोण है, B, तो B को हमने समकोण ले लिया। मान लीजिए A है आपका, A C है ना, तो A एंगल को लिया जा रहा है यहाँ पर। तो जब A एंगल को लिया जाएगा तो ये तो आपका कर्ण होगा ही, 90 डिग्री के सामने एक कर्ण होगा ना। कर्ण कितना है, 13K। अच्छा, लंब, तो इसके सामने इसको आप लंब लोगे तो ये हो गया लंब। लंब कितना है भाई साहब, लंब है 12K। हमें आधार पता करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, आधार चाहिए तो आधार बराबर, करड़ी लगाइए, लिखिए कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग कर लीजिए। कर्ण कितना है भाई साहब, कर्ण है 13, तो हम लिखेंगे 13K, तो 13K का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12K। के लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, आप 12 और 13 लेके भी हल कर सकते हो। लेकिन अब NCERT में हम लोग अपने टाइम में तो कोई NCERT नहीं पढ़ते थे, तो हम लोग सीधे 12-13 लेके हल करते थे। लेकिन अब NCERT में लिख दिया उसने सबके साथ के, तो आप भी लिख लीजिए के कोई मतलब थोड़ा इस के का गायब हो जा रहा है हमेशा। तो यहाँ पर हो रहा है 169K स्क्वायर और यहाँ हो रहा है 144K स्क्वायर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो आधार है, ठीक है, आधार कितना आ रहा है भाई साहब, आधार आ रहा है 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर घटाने पाएगा 25K स्क्वायर, मतलब आधार आ गया 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर का K। आधार हमें 5K पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया ये 5K। अब कितने, आपसे गलती क्या हो सकती है, आप जल्दी में ही कर सकते हैं कि अब तो हमें पता चल गया लंब कर्ण आधार सब। अब हमें जो निकालना है वो हम निकालें। तो कितने बच्चे तो ये ध्यान ही नहीं देंगे किस एंगल के लिए पूछ रहा है। पहली बात तो एंगल C के लिए पूछ रहा है, ये नहीं करना है कि अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया आधार। अब हमको लिखना है क्या, हमें लिखना है साइन C। तो आप साइन C में आप लिखोगे क्या, लंब बटा के कर्ण। और कहीं आपके दिमाग में सीधा आप इसी चित्रों को देख के चलते चले, इसी फिगर को देखते गए और आपने सोचा कि नहीं लंब 12K है, तो हो गया कहानी खत्म यहाँ पर। और यहाँ 13K, आप ये नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये जो लंब और ये जो कर्ण है ये इस C एंगल के लिए नहीं है, वो एंगल A के लिए लंब और कर्ण है और हमें C के लिए लिखना है, तो ये तो गलत हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कोण, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कोण A के लिए लंब इतना और कर्ण इतना है। कोण C के लिए, चूंकि कोण C के लिए लंब बराबर कितना लेना पड़ेगा, C। अब अगर आप एंगल ले रहे हो तो C के सामने भाई साहब A लंब हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 को इसे ही रहने देते हैं, चूँकि कोण C के लिए, तो जो C के सामने वो लंब है, तो लंब हो गया 5K। वह जो होगा, लंब हो गया, आधार जो होगा, आधार हो जाएगा 12K ना, लंब इतना, आधार 12K, वह कर्ण तो वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण 13K ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए लंब हो गया। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी कि C एंगल के लिए जब हम कोण C के लिए बात करेंगे
तो लंब तब फिर हमारा जो है सी के सामने जो 5 के आ रहा है वो लंब है, और ये तो 90 के सामने वाला ये तो कर्ण है ही, जो बच गई भुजा वो आधार है। तो इसके सामने ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो आधार तो ये हो गया। फिर मतलब एक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाकर दिखा दे रहे हैं हम। ये हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, सी एंगल ले रहे हैं। ये भुजा जैसी थी वैसे ही लिखेंगे। 12 यहाँ था 12 के, तो 12 के यहाँ लिखेंगे, 13 के आप यहाँ लिखोगे और 5 के आप यहाँ लिखोगे। लेकिन जब सी की बात आएगी तो सी के सामने ये फिर हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये 90 के सामने एक कर्ण हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देनी कि एंगल ए के लिए जो लंब है और जो लंब आधार है वो एंगल सी के लिए नहीं होगा। एंगल सी के लिए लंब और आधार और हो जाएगा अलग। तो अब हमें सारी चीज़ें पता है, एंगल सी के लिए लंब इतना है, आधार इतना है, कर्ण इतना है। तो आप फटाफट से आप सारे रेशियो आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम पहला रेशियो लिखते हैं, कौन सा, साइन सी। तो साइन सी होता है लंब बटा के, साइन है तो लंब बटा कर्ण लिखोगे आप। लंब कितना है 5। अब उसमें देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए लंब कितना है 5 के, तो 5 के बटा के। कर्ण कितना है भाई साहब, कर्ण 13 है, 13 के से के ख़त्म। तो हमें पता चल गया क्या कि जो साइन सी है वो 5 बटा के 13 होगा। आप ऐसे ही निकालोगे कॉस सी, ठीक है। सभी 6 अनुपात आपको निकालने पड़ेंगे कि कोण सी के लिए सभी अन्य अनुपात निकालने हैं। तो टोटल 6 होते हैं तो 6 निकालेंगे। ये हो जाएगा आधार बटा के क्या, कर्ण। आधार कितना है भाई साहब, आधार है इसमें 12 के, लिखेंगे 12 के बटा के 13 के, ले भाई के ख़त्म, 12 बटा 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस के बाद आप आ जाओगे कहाँ पे भाई साहब, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन पे आ जाएंगे, टेन सी लिख लेंगे। तो टेन सी होता है लंब बटा के आधार। अब बताइए लंब कितने, 5 के, आधार कितना 12 के से के ख़त्म, तो टेन सी कितना आ गया 5 बटा 12, ठीक है। टेन सी 5 बटा 12। फिर कॉट सी ना, अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे कि आधार बटा लंब होता है, सब हम पलट के लिख दे रहे हैं। टेन का उल्टा होता है तो 12 बटा 5, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, पलट के लिख दिए। जब समय नहीं बच रहा है तो आप कर सकते हो, समय आपके पास है तो आप लिखिए कॉट सी बराबर आधार बटा लंब, फिर लिखिए 12 के बटा 5 के, फिर काटिए, फिर लिखिए 12 बटा 5। नहीं तो फिर अगर टाइम नहीं है, कोई समस्या है, समय नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। सेक सी, सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो अगर कॉस 12 बटा 13 है तो ये 13 बटा 12 होगा, ठीक है। और फिर जो बच गया कॉसेक सी 13 बटा 5, ठीक है। साइन को उल्टा इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हमको दिया है कॉसेक ए का मान दिया है और इसकी वैल्यू हमको पूछ रही है कि बताइए कि 1/10 ए प्लस साइन ए बटा के 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है, क्या दिया है, कॉसेक ए 2, तो कॉसेक ए बराबर 2/1 है, ये दिया है हमको। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा ना, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए त्रिभुज जो होगा उस त्रिभुज का कर्ण 2k होगा, क्योंकि ये कॉसेक ए दिया है तो ऊपर कर्ण होता है, नीचे लंब होता है, तो कर्ण तो 2k हो जाएगा। वह जो लंब होगा वो लंब कितना हो जाएगा, k होगा। ये चीज़ हमें पता है, कॉसेक ए के मान से हमको ये चीज़ पता आ गई। तो अब एक ट्रायंगल हम बनाते हैं इस तरह से। ये त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए पी क्यू आर, हमें कोई त्रिभुज नहीं दिया तो इस त्रिभुज को हम पी क्यू आर कह दे रहे हैं, और यहाँ पर ए एंगल बना ले रहे हैं। अब इसी ए एंगल के लिए सब कुछ हमें निकालना है। तो ए के सामने ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर,
लंब कितना है, k है। कर्ण ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 के सामने है। तो कर्ण कितना दिया है हमको, 2k दिया है। ठीक है, अब हमें आधार ज्ञात नहीं है तो हम निकालेंगे अब आधार। क्यों, क्योंकि इसमें हमें tan की वैल्यू भी चाहिए। तो tan होता है लंब बटा आधार। cos की वैल्यू चाहिए cos a की, cos a होता है आधार बटा कर्ण। तो हमें आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आधार निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे आप, आधार बराबर रूट में, यहाँ लिख लेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है भाई, 2, तो 2k का वर्ग माइनस k का वर्ग, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो बचेगा 3k स्क्वायर। तो कड़ी में 3k हो जाएगा। आधार बराबर, आधार कड़ी में 3k आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आधार का मान हमें पता चल गया। तो अब हम देखेंगे कि जो हमसे पूछ रहा है उसमें किस किस की वैल्यू चाहिए। तो हमें tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए। तो बारी बारी से हम निकालेंगे। sin a, sin क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब है k, लंब k है। अब कर्ण कितना है, 2k है। तो यहाँ लिख लेंगे 2k, k से k कैंसिल, तो sin a निकल के आ गया 1/2। फिर निकालेंगे cos a। cos क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना दे रखा है भाई साहब, आधार हमने निकाला है, कितना निकाला है, कड़ी में 3k। तो लिखेंगे कड़ी में 3k बटा के कर्ण 2k, k से k कैंसिल, cos a निकल गया कड़ी में 3 बटा के 2। फिर इसी तरह से निकालेंगे हम tan a। तो tan होता है हमारा लंब बटा के आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, k है, और आधार कितना है, कड़ी में 3k, k से k कैंसिल, tan a कितना आ जाएगा 1/√3। अब इस सारी वैल्यू हमने वो सारी वैल्यू निकाली जो इसको इसका मान निकालने के लिए चाहिए। तो हम इसका मान निकालेंगे 1/tan a प्लस sin a बटा के 1 प्लस cos a। मान रखेंगे आप फटाफट से। 1 tan a की वैल्यू आई है 1 बटा कड़ी में 3, तो लिखेंगे 1 बटा कड़ी में 3 प्लस sin चाहिए, sin की वैल्यू है 1/2, 1/2 प्लस cos की वैल्यू है कड़ी में 3/2। हल करेंगे, कड़ी में 3 ऊपर जाके 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 3 रहेगा, नीचे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 1/2। 2 से इसमें 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा, प्लस कड़ी में 3 और नीचे रह जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कड़ी में 3 बटे में 1 है तो ऐसे ही लिखेंगे कड़ी में 3 ही। ये ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 2 प्लस कड़ी में 3। अब नीचे करड़ी है, एडिशन में करड़ी है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए परमेयीकरण करेंगे। तो कड़ी में 3 1/2 प्लस कड़ी में 3 इंटू जितना ये लिखा है उसके विपरीत चिन्ह से परमेयीकरण होगा। तो 2 माइनस कड़ी में 3 से ऊपर और 2 माइनस कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर देंगे। अब ये कट जाएगा तो बचेगा वही जो ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए हमने जितना से ऊपर उतना से नीचे गुणा किया ताकि जो वैल्यू लिखी उस पर प्रभाव न पड़े। अब इसको हम हल करेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 का इसमें गुणा होगा तो 2 माइनस कड़ी में 3 ही रह जाएगा। नीचे 2 प्लस कड़ी में 3 इंटू 2 माइनस कड़ी में 3 ना, तो यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कड़ी में 3 हो जाएगा ये, और ये 2 माइनस कड़ी में 3 ये 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3। आगे हल करेंगे, कड़ी में 3 प्लस
2 माइनस कड़ी में 3 बटा में कितना बचेगा 1। अब किसी संख्या के बटे में 1 होता है तो आंसर वही ऊपर वाली संख्या ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा बराबर में कड़ी में 3 और ये आ जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 माइनस प्लस, प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 कैंसिल, आंसर आ गया कितना 2 आंसर आ जाएगा। यही सब। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है वो क्या दिया है, दिया है क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC न में कोण C समकोण है, कोण C क्या है समकोण है, तथा tan A बराबर 1 बटा के कड़ी में 3 दिया 1/√3। अर्थात इतना, अर्थात आप क्या कर सकते हो, अर्थात कि इसमें जो A है ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो tan A 1 बटा कड़ी में दिया है, कड़ी में 3 दिया, इसका मतलब ऊपर जो लिखा वो लंब है, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया K व एक है तो 1 K लिखोगे तो 1 K का मतलब K व जो कर्ण सॉरी कर्ण नहीं आधार ना, आधार जो होगा वो हो जाएगा कड़ी में 3 K होगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। इसमें हमको कह रहा है कि एंगल C समकोण है ना, तो इसको हमने C को 90 डिग्री लिया। यहाँ पर फिर उसके बाद हमको क्या करना है tan A, तो हमने एंगल A ले लिया यहाँ से और इसको हमने B कर लिया। ठीक है, A के लिए ये सामने क्या हो जाएगा लंब, और लंब कितना है भाई साहब, लंब है K, तो यहाँ लिख लेंगे K। फिर उसके बाद ये तो कर्ण होगा ही, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने ये तो कर्ण होगा, बचा ये तो ये आधार है, हमें कर्ण नहीं पता है, हमको आधार पता है। आधार कितना पता है कि कड़ी में 3 K है, तो अब हम निकालेंगे कर्ण, हमें क्या नहीं पता है कर्ण, तो कर्ण बराबर कड़ी में, अब लंब और आधार का वर्ग जुड़ेगा, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आप कर लोगे। ठीक है, लंब कितना दे रखा है K, तो K का वर्ग, आधार कितना दे रखा है कड़ी में 3 K, तो इसका वर्ग कर लोगे आप, तो K का वर्ग तो K आएगा, K स्क्वायर आएगा, और कड़ी में 3 का 3 और K स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के कितने हो गए 4K स्क्वायर। तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 K स्क्वायर का K, तो कर्ण आ गया 2K, कर्ण क्या आ गया 2K। वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है साइन A। तो पहले हमने A एंगल के लिए लंब आधार ये सब लिखा है, तो हम A एंगल के लिए सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो पहले हमें इसमें साइन A निकालना है ना, साइन A, तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये कर्ण कितना आ गया 2K, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है K और कर्ण कितना है भाई साहब ना, कर्ण है 2K, तो साइन A कितना आ जाएगा, साइन A आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कोण A के लिए ना, कोण A के लिए ना, लंब कितना है, लंब है हमारा K, आधार कितना है, आधार है कड़ी में 3K व कर्ण कितना है 2K, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें निकाल लें, तो हमने साइन A निकाल लिया, अब हमें कॉस A भी चाहिए, तो कॉस A निकालेंगे। कॉस A कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है, आधार कड़ी में 3K है, कड़ी में 3K, और कर्ण कितना है, कर्ण है 2K, तो आंसर आ गया कितना कॉस A, कॉस A आ गया कड़ी में 3/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें B की वैल्यू चाहिए होगी, कॉस B और साइन B चाहिए होगा इसमें, तो हम लिखेंगे कोण B के लिए, कोण B के लिए। अब जब कोण B आप लेंगे, A वाला एंगल आप लेंगे, तो लंब फिर ये हो जाएगा सामने B के सामने, तो लंब कितना बन जाएगा, लंब हो जाएगा कड़ी में 3K, आधार हो जाएगा फिर A वाला, ये लंब हो गया, तो आधार हो जाएगा K व कर्ण जो है, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा 2K।
अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, कॉस और साइन बी चाहिए, साइन बी फिर आप वही लिखोगे लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है भाई साहब, लंब है हमारा कड़ी में 3 के, और ये जो कर्ण है वो कितना है 2 के, कर्ण है 2 के, तो साइन बी निकल के आ गया कड़ी में 3/2। इसी तरह आप लिखोगे कॉस बी, क्या लिखोगे कॉस बी, तो कॉस होता है आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है के, और कर्ण कितना है 2 के, ठीक है, हट जाएगा कॉस बी हो जाएगा 1/2। अतः अब जो दिया है उसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर, साइन ए कितना है 1/2 गुणे कॉस बी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है कड़ी में 3/2 गुणे, और साइन बी कितना है कड़ी में 3/2, 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4 प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में होगा 4, हर समान है तो नीचे 4 लिख लेंगे, ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, तो 4/4 कैंसिल होके कितना आ गया 1, तो आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, क्या दिया इसमें, कह रहा है यदि tan A, एंगल A के लिए tan का मान दिया है 1 और एक वैल्यू दी है एंगल B के लिए tan B, एंगल B के लिए tan का मान दिया है tan B बराबर कड़ी में 3, तब हमें दो एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तब हमें 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे इस केस में, एक एंगल A के लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, और एक ट्राइंगल जो है B एंगल के लिए बनाया जाएगा, दोनों एंगल के लिए अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे, फिर ये सारी वैल्यू आप वहाँ पर निकाल के रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले को, दिया है tan, क्या दिया है, दिया है कि tan A जो है वह 1 है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से tan A बराबर 1/1 ना, ये है। अब tan A बराबर 1/A है, इसका मतलब क्या है कि कोण A के लिए त्रिभुज का ना, त्रिभुज का जो लंब है वो क्या है K, क्योंकि लंब बटा क्या आएगा आधार, 1 दिया था बटे में नहीं था तो हमने बटे में 1 मान लिया, तो लंब बटा आधार होता है तो लंब K हो जाएगा, वह कर्ण आधार ना, आधार क्या हो जाएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा K हो जाएगा, ठीक है होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से बना लेंगे और इसमें ये वाला हमारा एंगल ये हो जाएगा, मान लीजिए ट्रायंगल PQR है ना, इसमें हमने इसको एंगल ए ले लिया, अगर ये एंगल ए है तो ये हो गया हमारा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने हो गया हमारा क्या कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। लंब कितना है मेरे, लंब जो है वो K आ रहा है, कितना आ रहा है K, और आधार कितना आ रहा है वो भी कितना आ रहा है K आ रहा है, तो हमें पता है कि लंब K है और आधार भी K है, कर्ण हमें नहीं पता, हमें कर्ण चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो पता नहीं है, तो ए एंगल के लिए जब हम कर्ण निकालेंगे तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जो कर्ण है वो करड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही लिखा जाता है, कर्ण है तो दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, लंब K है तो K का वर्ग, ए भी आधार भी K है तो K का वर्ग, तो आ जाएगा 2K², तो करड़ी में 2 हो जाएगा और ये K हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कड़ी में रह जाएगा, कड़ी में 2 और के स्क्वायर का के हो जाएगा। तो कर्ण कितना निकल के आ गया, कर्ण आ गया कड़ी में 2 के। अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन ए कॉस ए चाहिए, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अतः कोण कौन से ए के लिए ना, कोण ए के लिए साइन ए की वैल्यू लिखिए। साइन ए कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं लंब बटा के कर्ण लिखा जाएगा। साइन ए तो लंब कितना है के, और कर्ण जो है कड़ी में 2 के। लंब कितना है, लंब यहाँ के है, कर्ण कितना है, तो कर्ण कड़ी में 2 के आया है। कर्ण कितना आया है, कड़ी में 2 के। तो हमने रख दिया, के से के कट गया। साइन ए की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरह से आप निकालोगे कॉस ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो सवाल लगाने उसमें साइन ए चाहिए और उसमें हमें कॉस ए चाहिए। तो साइन ए हमने निकाल लिया इससे। अब हम एंगल ए के लिए कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है, आधार हमको दिया है के, और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण हमें ज्ञात है कड़ी में 2 के से के कट जाएगा। जो कॉस ए होगा वो हो जाएगा 1/√2। तो हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई कि साइन ए कितना होगा, कॉस ए क्या होगा। अब हम बी की, अब हमारी इस कंडीशन के हिसाब से जो हमें tan ए दिया है, tan ए बराबर जो 1 दिया था, उसके हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया और लंब और आधार में पता था, हमने कर्ण निकाला। और उस एंगल ए के लिए फिर हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए थी, कॉस ए की चाहिए थी, तो हमने साइन ए निकाल लिया इस ट्रायंगल से। अब हम कॉस ए भी निकाल लिए इस ट्रायंगल से। तो हमें ये दोनों तो पता चल गया, लेकिन अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कॉस ए और साइन ए की, सॉरी कॉस बी और साइन बी की। और उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि tan बी इतना है। तो हमें कोण बी के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि tan बी बराबर कितना है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 है, कड़ी में 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो tan बी होगा इसको हम कड़ी में 3/1 लिख सकते हैं। यह है, ये दिया है हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कोण जो बी है, बी कोण जो है ना, कोण बी के लिए जो क्या होगा, अब tan है तो लंब बटा क्या होगा, लंब बटा के आधार होगा। तो लंब हो जाएगा कोण बी के लिए लंब बराबर, आप कह सकते हैं कड़ी में 3 के, व जो आपका आधार है, आधार बराबर के होगा। ये चीज़ हमें अब पता चल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। इसको हम अब बी ले लेंगे एंगल को, और यहाँ पर नाम मान लीजिए एस टी भी एक हमारा ट्रायंगल है। इस तरह से हमने बना लिया एस टी बी, उसमें एंगल बी, एंगल बी हम यहाँ पर ले लेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमें पता है लंब कितना पता है कि ये कड़ी में 3 के है, आधार कितना है के है। कर्ण निकालेंगे ना, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमें नहीं पता है तो लगा लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर कड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया है, लंब दिया है कड़ी में 3 के, कड़ी में 3 के, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस आधार कितना दिया है के, तो के का वर्ग आप कर लोगे। हमें इससे tan बी के वैल्यू से हमको पता चला कि लंब कड़ी में 3 के, आधार कितना है के। तो हम दोनों को रख कर आप हल करेंगे। ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, अब के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये के स्क्वायर होगा।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करड़ी में 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर आएगा। तो कर्ण निकल के कितना आ गया, कर्ण निकल के गया 4 का वर्गमूल 2 के स्क्वायर का वर्गमूल के, कर्ण निकल गया हमारा। कर्ण कितना आ गया 2k। तो अब हम क्या करेंगे कोण B के लिए ना, अतः कोण B के लिए, कोण B के लिए साइन B की वैल्यू निकालिए। तो साइन B जो होगा और फिर से वही हम लिखेंगे लंब बटा के क्या कर्ण। ये पूरे विस्तृत तरीके से लिखा जा रहा है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, शॉर्टकट कोई यूज नहीं है। शॉर्टकट की अगर बात करें तो ये तो 2-1 लाइन की सवाल थी, उससे बेसी की थी नहीं। तो यहाँ पर साइन B लंब बटा के कर्ण है। अब लंब कितना हमें पता है, कड़ी में 3k और जो कर्ण है वो कितना है 2k। कर्ण कितना है 2k। यहाँ k से k कटा, कड़ी में 3 बटा के 2 आ गया। कड़ी में 3 बटा 2 किसकी वैल्यू आ गई साइन B की। तो साइन B की वैल्यू कड़ी में 3 बटा 2। इसी तरह से जब हम कॉस B निकालेंगे तो ये आधार बटा के क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, आधार k है और कर्ण कितना है 2k। कट जाएगा 1/2 आएगा किसकी, कॉस B की वैल्यू। अब हमें जो ज्ञात करना है, अतः यहाँ पर लिख लेंगे कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। इन सब की वैल्यू उठा के रखेंगे। कॉस A यहाँ है ना, एक कॉस A हमने निकाला है। कॉस A कितना होगा 1/√2 इंटू कॉस B कितना है, तो कॉस B यहाँ है, कॉस B 1/2 है। कॉस B कितना है 1/2 है, फिर माइनस है, सॉरी ये माइनस लगाएंगे। साइन A कितना है, साइन A की वैल्यू चाहिए तो साइन A यहाँ पर है 1/√2 इंटू, अब फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए साइन B। साइन B कड़ी में 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 कड़ी में 2 हो जाएगा माइनस 1 कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब दोनों का हर समान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3। अब इसको आप इसका आप परमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे करड़ी बटे में करड़ी नहीं छोड़ी जाती है। तो कड़ी में 2 नीचे दिख रहा है तो कड़ी में 2 से नीचे, कड़ी में 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 2 बटा के 2 कड़ी में 2। इसमें कड़ी में 2 से नीचे और कड़ी में 2 से ऊपर हमने गुणा कर लिया, इसको ब्रैकेट में लगा लेते हैं। ठीक है, जब गुणा होगा यहाँ क्या किया हमने, जो दिया था उसमें हम नीचे कड़ी हटाने के लिए कड़ी में 2 से ऊपर कड़ी में 2 से नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा होगा तो कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 हो जाएगा ये। या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही कड़ी में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कड़ी में 3 लिखे रहने देना चाहते हैं तो उससे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और कड़ी में 2 का गुणा होगा 2। तो ये कड़ी में 2 का गुणा 2 आएगा, उस 2 का जब इस 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/4 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है आंसर। इस तरह से लगाएंगे। हम देखिए इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर आप ए भी लिख सकते हो ना, ए भी लिख सकते हो, ए भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, बस सेम चीज़ है। आंसर हमारा ए भी हो सकता है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा चाहें तो हम इसको साइड में लिख के ऐसे ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। 30 सवाल हो गई हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, यदि 16 cot A बराबर 12 है, मतलब 16 cot A बराबर 12 दिया है हो तो साइन A प्लस कॉस A बटा के साइन A माइनस कॉस A का मान ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें लिखेंगे। दिया है 16 cot A बराबर 12,
इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो कॉट ए है इसको हम 12/16 ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमें इस कॉट ए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका मान हमको पता चल जाएगा, जिससे हम लंब कर्ण आधार जो भी हमको पता चल रहा है, जैसे कॉट है तो आधार बटा के लंब होगा, तो आधार और लंब की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी 12/16 है, 12 और 16 लेकर हम नहीं हल करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंपल हो सकता है। इसको काटें हम तो 4 से काटे तो 3 और इसको 4 से काटे तो ये 4 बार में कटेगा। इसका मतलब जो कॉट ए है इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 3/4 होगा। ठीक है, होगा नहीं है ना, इतना है। अर्थात यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो कोण ए के लिए त्रिभुज का आधार जो है वो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, देखिए कॉट ए तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार तो 3 के हो गया, वह जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा, 4 के होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज में ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए एंगल हमने ले लिया, ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। लंब कितना पता है हमको, लंब हमको पता है 4 की, आधार कितना पता है भाई, 3, हाँ आधार पता है हमको 3 के। अब हम पाइथागोरियन त्रिक हम जानते हैं, जो पाइथागोरस की जो त्रिक होती है उसमें अगर 4 और 3 है तो ये वाला 5 आता है, लेकिन हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहें तो 5 के लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम निकालें, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। करड़ी में लंब जो है वो 4 के है, तो आप लिख लोगे इसको 4k का वर्ग प्लस ये लिख लेंगे 3k का वर्ग, क्योंकि आधार कितना है, 3 के। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, तो आ जाएगा 5k। कर्ण क्या आएगा, 5k। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब है हमारा जो कि 4k है, और जो कर्ण है वो कितना आया है, 5k, तो बटा में 5k लिख लिया, k से k कैंसिल, साइन ए की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे कॉस ए, तो हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3 के, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 के, आधार 3 के, कर्ण 5 के, 3/5 हो। कॉस ए कितना आ गया, 3/5। अब हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू हमको निकालनी है वो वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर, अतः वो मान हम लिख लेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए बटा के साइन ए माइनस कॉस ए बराबर वैल्यू रखते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4/5, तो हो गया 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो साइन की जगह 4/5, कॉस की जगह 3/5। यहाँ भी लिखेंगे 4/5 माइनस 3/5, क्योंकि माइनस दिया। हल कर रहे हैं, हर समान है, ऊपर वाला 4 और 3 जुड़ जाएगा, तो 4 + 3/5 हो जाएगा। यहाँ हर समान है तो ऊपर वाला 4 और 3 घटाना है तो घट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 से 5, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ गया 7। ये आंसर हो गया। अब इस सवाल में एक काम और कर सकते हैं, क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड आप कह सकते हो कि 2। ठीक है,
मेथड 2 में हम क्या कर सकते थे कि जो हमको दिया है इसमें पहले हमको 16 cot A बराबर 12 दिया था, तो cot A बराबर क्या 12/16 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे, 3 बार में 4 बार में cot A आ जाएगा 3/4 ये है। अब जो हमें निकालना है उसको ध्यान से अगर हम देखें तो दिया है sin A प्लस cos A बटा के sin A माइनस cos A, ऐसे दिया है। अब इसमें हम क्या जान रहे हैं कि अगर मैंने इसमें साइन से डिवाइड कर दिया तो कट के 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन से भाग देंगे तो cos बटा साइन कॉट बन जाएगा। इसमें साइन से भाग जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और इसमें जब भाग जाएगा तो कॉट बन जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा कॉट में बदल जाएगा और उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम उसका मान रख करके हल करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब इसको हम साइन ए बटा के इसमें हम साइन ए से भाग दे रहे हैं, प्लस कॉस ए में भी अब हमें भाग देना पड़ेगा साइन ए से, क्योंकि भाग देंगे तो ऊपर पूरे वाले में भाग देंगे, नीचे भी पूरे वाले में भाग देंगे। तो यहाँ साइन ए बटा के साइन ए इसको भी लिख दिया और माइनस कॉस ए बटा के साइन ए यहाँ भी लिख दिया। सब में मैंने साइन से भाग दिया, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। अब एक कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बटा साइन कॉट होता है तो एक कॉट ए हो गया, कट के 1 माइनस कॉस बटा साइन कॉट होता है तो कॉट ए लिख लिया हमने, 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या हमें पता है 3/4, तो 1 प्लस है ना, प्लस लिखेंगे, 1 माइनस कॉट की वैल्यू कितनी है 3/4, 4 से यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 प्लस 3 बटा के 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ इसको जोड़ें तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ गया 7। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब हमें लगे कि जो दिया है उसको हम इस तरह से बदल सकते हैं जिसमें हमको उसकी वैल्यू पता हो। जैसे इस पूरे को हम कॉट में बदल सकते हैं और कॉट की वैल्यू हमको पता है, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और ये पूरी तरह से जिसका मान दिया है उसके मान में नहीं आता, उसके पद में नहीं आता, जैसे कॉट का दिया है तो ये बदलने पे इस तरह से कॉट में नहीं आता, इसमें कुछ और आ जाता, जैसे साइन आ जाता, या फिर सेक कॉसेक ऐसा कुछ इसमें और भी रहता, ऐड में मल्टीप्लाई में चाहे जैसे रहता, कटता नहीं हो उसमें रहता, तब फिर उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और उस केस में हम फिर इसका मान नहीं निकाल पाते, तब हमें ये तरीका लगाना पड़ता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ये चीज़ें बन रही हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉट बी 12/5 है, तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जो tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होगा उसकी वैल्यू साइन बी के पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी के बराबर हो, ठीक है। क्या करेंगे वही, यदि नहीं दिया है क्या दिया है, कॉट बी बराबर 12/5 है ना, अर्थात कॉट है तो हम लिख सकते हैं कि कोड बी के लिए त्रिभुज का कॉट है तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार आप 12 के ले लोगे, वह लंब जो है वो आप 5 के होगा, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल आप इस तरह से बना लेंगे, और इसमें एंगल बी के लिए कह रहा है तो यहाँ पर आप बी लिख लीजिए, यहाँ ए यहाँ सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी एंगल यहाँ बना लीजिए। बी के सामने क्या हो गया, लंब कितना हो गया 5 के, और ये आधार कितना हो गया, आधार हो गया हमारा 12 के। तो याद रखिए जब भी लंब 5 आधार 12 होता है तो कर्ण 13 आता है, कर्ण कितना आता है भाई साहब 13 के आता है। फिर भी हम इसको निकालेंगे ना, यहाँ लिख नहीं रहे, निकाल ले रहे हैं, तो निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे आप,
लिखेंगे कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर कड़ी लगाएंगे, लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब लंब कितना दे रखा है हमें, लंब दिया है 5, तो 5k का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है 12k, तो 12k का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब 12k का हो जाएगा 144k स्क्वायर, कुल ऐड करेंगे तो 169 169k स्क्वायर आएगा, जिसका वर्गमूल 169 का 13 और k स्क्वायर का k, तो कर्ण हमारा आ जाएगा 13k। हमने कर्ण निकाल लिया। अब हमें क्या कह रहा है, हमें सिद्ध करना है ये चीज़ ना। तो चूँकि tan स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लीजिए, पहले tan की चाहिए और sin b की और sec b की चाहिए, तो हम लिख लेंगे, अतः यहाँ से निकाल लेंगे sin b बराबर लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना है 5k, लंब कितना है 5k, कर्ण कितना है 13k, 5 और मतलब k से k कट जाएगा, 5/13 आएगा, तो जो sin b होगा वो 5/13 हो जाएगा। अच्छा, हमें sin b पता चल गया, हमें अब चाहिए इसमें tan, तो tan b लिखेंगे, tan b बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना होगा, लंब है 5k, आधार कितना है, आधार है 12k, लिख लेंगे 12k, k से k कट जाएगा, tan b हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब हमें एक और चाहिए sec b, ये साइन तो हमें पता है, sec b चाहिए, तो हम निकाल लेंगे sec b। sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटा आधार, sec का मान, तो sec होता है कर्ण बटा आधार, इसलिए कर्ण की वैल्यू 13k लिखेंगे यहाँ पर, 13k, आधार कितना लिखेंगे 12k, तो सॉल्व होके sec b कितना आ जाएगा 13/12। अब ये सारी वैल्यू हमको पता चल गई ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin b के पावर 4, sin b के पावर 4 और इनटू में sec स्क्वायर b। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर b माइनस का sin स्क्वायर b। tan b की वैल्यू कितनी आई है 5/12, तो 5/12 का वर्ग कर लेंगे, माइनस sin की कितनी आई है 5/13, कितनी आई है 5/13, इसका भी वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा 25, 12 का 144, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 25 और 169, 25 दोनों में कॉमन है ऊपर ना, तो 25 कॉमन निकाल लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तब 25 यहाँ भी कॉमन, तो 1/144 माइनस 1/169, तो 25 और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बटा के, इसको ऐसे ही गुणा में लिख लीजिए, गुणा करिएगा नहीं, 144 गुणे 169 ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब हल करेंगे यहाँ पर, तो 25 और ये अंदर हल करने पे इंटू में ये 25 बचेगा, 169 में से 144 जाएगा, 25 बचेगा, 25 बटा के इसको ऐसे ही लिखिए 144 गुणे 169, कुछ कटने लायक है नहीं, तो गुणा करके लिख लीजिए, 25 का 25 में गुणा होगा 625 आएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, गुणा करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इतना है, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड है हमारा साइन के पावर 4, साइन बी के पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर बी। अब साइन कितना है, साइन बी जो है वो है हमारा साइन बी 5/13 है, तो 5/13 के घाते 4 गुणे सेक स्क्वायर बी कितना है 13/12, तो 13 सेक है 13/12, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के घाते जब 4 करोगे आप तो इस तरह से हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 625, 5 का वर्ग और 2 13 यहाँ कट जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 5 के घाते 4 और ये हो जाएगा 13 के घाते 4 गुणे 13 के घाते 2/12 के घाते 2। अब देखिए 4 ठो 13 है, यहाँ 2 ठो है, 2 ठो तो कट गया, नीचे 2 ठो 13 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 4 बटा के यहाँ 13 का स्क्वायर बचा, 13 का स्क्वायर गुणे 12 का स्क्वायर बचा, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि 5 के घाते 4 जब आप निकालोगे तो 625 आएगा। 5 के घाते 4 का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 5 × 5, 5 का 5 में गुणा 25, ये भी 5 का 5 में गुणा 25 और 25 का 25 में गुणा 625, तो 625 ऊपर आएगा। आई 13 का हो जाएगा 169 × 144, तो वही चीज़ आ रही आप देख रहे हो ऊपर 625 बटा के 144 × 169 है, यहाँ भी क्या है 625 बटा के 169 × 144, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है। ठीक है, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो सवालें बन सकती थी, जितनी तरह की सवालें त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इन सब पे जितनी भी सवालें बन सकती थी, जिस तरह की सिद्ध करने वाली सवालें, मान निकालने वाली सवालें, ठीक है, एक अनुपात दिया है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने वाली सवालें ना, ये सारी सवालें हमने क्या कर ली हैं, देख ली हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो पहला हमारा टॉपिक था त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पे जितनी सवालें हो सकती थी वो हमने कवर कर ली। तो हमारा त्रिकोणमितीय का जो चैप्टर है 10 का, उसका एक पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब हम अगला पार्ट शुरू करेंगे, टोटल 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो अगला पार्ट अनुपात तो कंप्लीट हो गया हमारा, अनुपात हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हम त्रिकोणमितीय जो कुछ कोण दिए रहेंगे, कोणों के मान हम पता करेंगे ना, कोणों के लिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होंगे, अनुपात के मान हमें निकालने हैं ना, अनुपात के मान क्या होंगे, जैसे साइन 45 डिग्री कितना होगा ना, टेन 45 कितना होगा, सेक 60 कितना होगा, इस तरह से एक टेबल बनाई जाएगी ना। उस टेबल के मान को हम याद करेंगे, कैसे उसमें मान आ रहा है, साइन 0 का मान कितना आएगा, साइन 30 का मान कितना आएगा, फिर इसी तरह से साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब का मान क्या आएगा वो हम निकालेंगे। इसी तरह टेन का, कॉट का, सबका बनाएंगे, और जो टेबल बनेगी उस टेबल को याद करके और उन टेबल में जो मान दिए गए उन मानों पे हम सवालें लगाएंगे। तो अगला तो ये हो जाएगा कंसेप्ट हमारा। अब इसके बाद जो तीसरा होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी। तो इस पे अब हम सवालें पढ़ेंगे। बस एक कंप्लीट हो गया हमारा, बचे 2, इन दोनों को भी 2 पार्ट में अलग अलग करके बता दिया जाएगा। जो जहाँ ना समझ में आया हो उसको आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर, उसको फिर से कोशिश किया जाएगा, वहाँ पर जो भी समझाने लायक हो समझा दिया जाएगा। आप इस पे जो हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उसका, ठीक है। तो अब इसको अनुपात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।